हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो में सारे वर्ड्स जो भी आए हुए हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। न्यूज़ काफ़ी इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको पूरा देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है बागेश्वर धाम गेट्स गवर्नमेंट नॉड टू रिसीव फॉरेन फंड्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बागेश्वर धाम, जो ये इमेज दिख रही है इनके द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो हेडिंग देखते हैं। बागेश्वर धाम गेट्स यानी बागेश्वर धाम को मिला। ये गेट्स क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक है, क्या मिला? गवर्नमेंट नॉड यानी सरकार की मंजूरी। ये जो नॉड का मतलब होता है सहमति दिखाना, मंजूरी। ठीक है, यहाँ पे ये नाउन है एक्चुअल में। टू रिसीव पाने के लिए, फॉरेन फंड विदेशी फंड, यानी बागेश्वर धाम को विदेशी फंड पाने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। क्लियर है? रिसीव मीन्स क्या होता है? पाना। अगर हम इस वर्ब के सब्जेक्ट देखो, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा ग्रामर की भी बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वैसे मैं कुछ टाइम के बाद पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा। ये वर्ब है। वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। ठीक है, यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आम तौर पे नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो बागेश्वर धाम नाउन हो गया और गवर्नमेंट नॉड में जो नॉट वर्ड है ये भी क्या है? नाउन है। टू रिसीव आपको पता है, टू प्लस वी1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब है तो इसका भी ऑब्जेक्ट होता है। इसका ऑब्जेक्ट फॉरेन फंड्स, तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही होता है। फंड्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, ये जो फॉरेन और जो गवर्नमेंट वर्ड लगा हुआ है नाउन से पहले, इसको हम एडजेक्टिव की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो हेडलाइन में क्लियर हो गया कि बागेश्वर धाम को विदेशी फंड पाने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। क्लियर है? यानी बिना सरकार की मंजूरी के विदेशी फंड किसी भी एनजीओ को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए समरी देखते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। कह रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? ये लीडर ऑफ द रिलीजियस बॉडी एडवोकेट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि रिलीजियस बॉडी के एक लीडर हैं, नेता हैं। एडवोकेट्स, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये भी सब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, यानी ये एडवोकेट्स करते हैं, वकालत करते हैं, यानी बार बार कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो एक रिलीजियस बॉडी के नेता हैं, वह हिंदू राष्ट्र की स्थापना की वकालत करते हैं। FCRA रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यानी FCRA इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है, कंपलसरी है। फॉर एनजीओ, किसी भी एनजीओ के लिए, और एसोसिएशन या किसी भी संघ के लिए। टू रिसीव पाने के लिए, फॉरेन डोनेशंस विदेशी दान। कह रहा है कि किसी भी एनजीओ या फिर एसोसिएशन के लिए विदेशी फंड रिसीव करने के लिए, पाने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर हम इस हेडलाइन और समरी की बात करें तो वर्ड तो बहुत कठिन नहीं आए हैं। नॉड वर्ड आया है, ये वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। जब वर्ब होगी तो एक्शन शो करेगा, नॉड में सहमति दिखाना, और जब नाउन है तो एक्शन शो नहीं करेगा, किसी का नाम होगा। तो क्या है? मंजूरी। ठीक है, फॉरेन मतलब विदेशी, फंड्स मतलब पैसा, रुपया, निधि। यहाँ पे रिलीजियस बॉडी, धार्मिक निकाय, बॉडी यहाँ पे नाउन है तो रिलीजियस क्या हो गया? एडजेक्टिव। वैसे भी आपको कई बार बताई हूँ, OUS सफिक्स आने से वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, एडवोकेट्स यहाँ पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। एडवोकेट मीन्स होता है वकालत करना, किसी के बारे में कुछ कहना, वकील होते हैं ना, उसी का वर्ब है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना, हिंदू राष्ट्र। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, कंपलसरी, जो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं न्यूज़ के अंदर और देखते हैं क्या कुछ हुआ है। एक तरीके से इस इनके लिए एक अचीवमेंट कही जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है द यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हैज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है, दिया है, अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। यानी इसकी हिंदी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश में ही जानो। FCRA
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, किसको? टू बाबा बागेश्वर धाम, यानी बाबा बागेश्वर धाम को। ठीक है, ये है क्या? अ रिलीजियस बॉडी, एक धार्मिक निकाय, लेड बाय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लीड की जाती है। ये है कौन? अ मध्य प्रदेश बेस्ड गॉडमैन, यानी मध्य प्रदेश के एक साधु हैं, हु सीक्स, जो चाहते हैं, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करना, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, एक बार मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ। फॉरेन मीन्स क्या होता है? विदेश, आपको पता ही है। कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान, कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है? योगदान। रेगुलेशन मीन्स होता है किसी चीज को विनियमित करना, नियमों में लाना। ठीक है, एक्ट मतलब अधिनियम। तो इतनी हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं इसको एक बार। कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन दिया है, पंजीकरण किया है, अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA के तहत। किसका? बाबा बागेश्वर धाम का। अब कॉमा लगा के बाबा बागेश्वर धाम के बारे में बता रहा है। यह है क्या? एक रिलीजियस बॉडी है, एक धार्मिक निकाय है, लेड बाय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा लीड की जाती है, यानी जिसका नेतृत्व धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। अब ये है कौन? अब कॉमा के बाद देखो, यहाँ पे कॉमा के बाद बाबा योगेश्वर धाम के बारे में बताया। अब यहाँ पे उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कौन? अ मध्य प्रदेश बेस्ड गॉडमैन, यानी मध्य प्रदेश के एक साधु हैं, जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहते हैं। ठीक है, उसकी मांग करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर शास्त्री, यानी मिस्टर शास्त्री 29, इनकी एज है 29, इज ऑफन कोटेड बाय पॉलिटिशियन। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बाय पॉलिटिशियन, यानी राजनेताओं के द्वारा। मिस्टर शास्त्री पॉलिटिशियन के द्वारा हमेशा, कोटेड मतलब प्रोत्साहित किए जाते हैं, एनकरेज किए जाते हैं। ऑफन मतलब प्रायः, हमेशा। ये एडवर्ब है। ठीक है, कोटेड को मॉडिफाई कर रहा है। एंड और इज नोन, और यह जाने जाते हैं, फॉर हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, अपने भड़काऊ बयान के लिए, ऑन रिलीजियस मैटर्स, धार्मिक मामलों पर। क्लियर है? तो ऑन पर मीन्स क्या होता है? प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। देखो, जैसे ऊपर क्या बताया मैं हेडलाइन में, दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा, वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन होता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। उसी तरह प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ऑन प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मैटर्स। ये क्या है? आपका नाउन है। इस मैटर्स को मॉडिफाई करने के लिए रिलीज किया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है, कह रहा मिस्टर शास्त्री जो 29 साल के हैं, हमेशा, ऑफन मीन्स हमेशा, प्रायः पॉलिटिशियन के द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं और अपने भड़काऊ बयान के लिए जाने जाते हैं धार्मिक मामलों पर, यानी अपने धार्मिक मामलों पर भड़काऊ बयान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ, स्टेटमेंट्स बयान। देखो यहाँ पे फार क्या है? प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे आया है। प्रोवोकेटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऐसे आप थोड़ा सा पार्ट सर्विस को समझते हुए चलेंगे, तो आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ही करेंगे, तो उसमें आपको जो PQRS होता है, पैरा जंबल जो होता है, क्लोज टेस्ट होता है, कंप्रीहेंशन, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिलने वाली। ठीक है, अगर आप रेगुलर बने हैं तो। कह रहा है हिज वेबसाइट हैज़ अ सेपरेट सेक्शन। कह रहा है जो उनकी वेबसाइट है, उनका एक अलग सेक्शन है, अलग वर्ग है, टू कलेक्ट करने के लिए, डोनेशन यानी दान, चंदा, फ्रॉम विद इन इंडिया, यानी भारत के अंदर से। कह रहा है उनकी वेबसाइट पे, यानी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनकी वेबसाइट पे एक अलग सेक्शन है, एक अलग वर्ग है, जो भारत के अंदर से डोनेशन को कलेक्ट करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है डिस्पाइट, यानी के बावजूद। डिस्पाइट को रिप्लेस हम कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। दोनों की मीनिंग सेम होती है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, इसमें ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसमें नहीं आता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिस्पाइट के साथ लगा देगा, इन स्पाइट के साथ हटा देगा। तो डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स, यानी कि लगातार प्रयास के बावजूद, द रिलीजियस बॉडी कुड नॉट बी रीच्ड फॉर कमेंट्स, जो धार्मिक निकाय है, कुड नॉट बी रीच्ड, वह नहीं पहुंच पाई, फॉर कमेंट्स, किसी भी टिप्पणी पर।
कह रहा है बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बावजूद जो धार्मिक निकाय है वह किसी भी टिप्पणी तक नहीं पहुंच पाई। ये देखो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। क्लियर है, यानी लोग वहां पे पहुंचे थोड़ा सा उनके कमेंट्स जानने के लिए, उनके स्टेटमेंट जानने के लिए, फिर भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। अब एफ सी आर ए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यानी अनिवार्य पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन क्या है? अनिवार्य है। कह रहा है रजिस्ट्रेशन अंडर द एफ सी आर ए इज मैंडेटरी, यानी एफ सी आर ए के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य है। इफ, यदि अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन और या फिर कोई भी एसोसिएशन वांट्स चाहता है टू रिसीव रिसीव करना फॉरेन डोनेशन विदेशी डोनेशन, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एसोसिएशन फॉरेन डोनेशन यानी विदेशी दान रिसीव करना चाहता है, पाना चाहता है, तो उसको एफ सी आर ए के तहत रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एनजीओ है या जो एसोसिएशन है वो विदेशी पैसा, विदेशी डोनेशन कलेक्ट करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एफ सी आर ए में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। ये कहने का सेंस है। कह रहा है एनजीओज कैन रिसीव, यानी जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यह विदेशी योगदान रिसीव कर सकते हैं। किस काज में? फॉर सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्राम। ये 4-5 सेक्टर हैं जिसमें वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। किसके लिए? सोशल यानी समाज, समाज के लिए, सामाजिक, एजुकेशनल शैक्षणिक, रिलीजियस धार्मिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड कल्चरल प्रोग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एनजीओ विदेशी कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। एंड और कैन बी रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड किया जा सकता है इनको फॉर एट लीस्ट वन यानी कम से कम एक, और मल्टीपल कैटेगरी या कई कैटेगरी के लिए। कह रहा है और इन्हें या तो कम से कम एक या फिर इनमें से कई कैटेगरी के लिए रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ये जो बताया है ना, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्राम, ये कैटेगरी है। कह रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है इनमें से किसी एक कैटेगरी या फिर मल्टीपल कैटेगरी यानी मेनी कैटेगरी के लिए किया जा सकता है। क्लियर है। अब कह रहा है द श्री बागेश्वर जन सेवा समिति गधा एट छतरपुर इन मध्य प्रदेश, ये नाम है, ठीक है। हैज बीन रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड किया गया है अंडर द रिलीजियस प्रोग्राम, एक सेकेंड, रिलीजियस प्रो प्रोग्राम, यानी कह रहा है कि ये जो इनकी बागेश्वर जन सेवा समिति गधा एट छतरपुर मध्य प्रदेश में है, इसे रजिस्टर्ड किया गया है। देखो ये बता रहा है कि ये जो एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन होता है 6-7 कैटेगरी में होता है। अब बता रहा है कि जो खास जिसकी आज बात हो रही है, इनको रजिस्टर्ड किया गया है अंडर द रिलीजियस यानी रिलीजियस में हिंदू प्रोग्राम के तहत, अदर देन कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड सोशल कैटेगरी के अलावा, यानी इन चीजों को छोड़ करके इनको किसके साथ किया गया है? रिलीजियस कैटेगरी में किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है टिल अप्रैल 15 यानी 15 अप्रैल तक 38 एनजीओज हैव बीन ग्रांटेड एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। कह रहा है 38 एनजीओज को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन दिया गया है। आउट ऑफ विच, जिसमें से 6 हैव स्टेटेड रिलीजियस, हिंदू, जिसमें से 6 को धार्मिकता के आधार पे दिया गया है, वो भी हिंदू धर्म का। एज वन ऑफ द प्रोग्राम, यह एक प्रोग्राम में से एक है, फॉर विच, जिसके लिए फॉरेन फंड्स आर रिक्वायर्ड, फॉरेन फंड्स रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है। अब कह रहा है अदर देन बागेश्वर धाम, यानी बागेश्वर धाम के अलावा दोज रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड किए गए हैं अंडर द कैटेगरी, इस कैटेगरी में आर हैं। ऊपर बताया ना कि टोटल 38 एनजीओ को 15 अप्रैल तक एफसीआरए रजिस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें से 6 को रिलीजियस बेस पे दिया गया है। उनमें से कह रहा है अदर देन बागेश्वर धाम, यानी बागेश्वर धाम के अलावा जो इस कैटेगरी में रजिस्टर्ड किए गए हैं वो हैं, उनके नाम बता रहा है यहाँ से। रामकृष्ण मिशंस एट बोलपुर इन वेस्ट बंगाल एंड पूर्णिया इन बिहार, दिव्या ज्योति जागृति संस्थान इन दिल्ली, ये सब नाम है, ठीक है, जिनको रजिस्ट्रेशन दिया गया है। अगला है द, ये क्या था यार, TION,
द इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान एट धर्मस्थल इन कर्नाटक एंड राधा सोमी सत्संग एट आगरा उत्तर प्रदेश। ये 5 है, ठीक है। टोटल कितने थे? टोटल 6 रजिस्ट्रेशन थे जिनको रिलीजियस के धर्म पे रिलीजन के आधार पे दिया गया है। उनमें से एक तो बागेश्वर धाम है, बाकी 5 का ये नाम दिया है, ठीक है। एक बार देख रहा है दोबारा से। अब कह रहा है अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या होता है? कह रहा है 5 ईयर वैलिडिटी यानी 5 साल की उसकी वैधता है। अब कह रहा है FCRA रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर, यानी जो FCRA रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए वैलिड है। आफ्टर विच, जिसके बाद द एनजीओ हैज टू अप्लाई, यानी एनजीओ को अप्लाई करना होता है फॉर अ रिन्यूअल के लिए। यानी अब अगर इन्होंने आज मान लो रजिस्ट्रेशन कराया तो 5 साल तक इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। उसके बाद इनको रिन्यूअल करना पड़ता है, नया करना पड़ता है। कह रहा है सिंस 2015 यानी 2015 से द FCRA registrations of more than 18,000 NGOs have been cancelled। कह रहा है 2015 से 18,000 से ज़्यादा जो FCRA रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल कर दिया गया है। एज ऑन अप्रैल 15 यानी 15 अप्रैल तक देयर आर 14,538 FCRA रजिस्टर्ड NGOs एक्टिव इन द कंट्री। 18,000 से ज़्यादा कैंसिल किया गया, लेकिन कह रहा है अभी भी अगर हम बात करें तो 14,538 FCRA रजिस्ट्रेशन NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं, सक्रिय हैं हमारे देश में। यानी अभी तक ऐसे 14,538 NGO हैं जो FCRA रजिस्टर्ड है, यानी जिनको विदेश से पैसा मिल सकता है, ठीक है। अब कह रहा है ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान, कौन सा बजट सेशन? विच कंक्लूडेड ऑन अप्रैल 2, जो 2 अप्रैल को कंक्लूड हुआ, समाप्त हुआ, उसकी बात कर रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने प्रपोज किया किस चीज का? टू इंट्रोड्यूस, लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज? द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। देखो कह रहा है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान जो 2 अप्रैल को कंक्लूड हुआ, केंद्रीय सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को प्रपोज किया, लाया। टू अमेंड, संशोधित करने के लिए द 2010 एक्ट, 2010 के इस एक्ट को संशोधित करने के लिए 2026 अमेंडमेंट बिल लाया। हाउएवर, हालांकि, लेकिन, फॉलोइंग एन अप्रोर यानी एक हंगामे के बाद, बाई अपोजिशन विपक्ष के द्वारा, यानी विपक्षी पार्टीज के हंगामे के बाद, इट्स डिस्कशन यानी इस पर जो चर्चा है, एंड पैसेज और इसका जो पारित होना था, वर डिफर्ड, उसे टाल दिया गया, ठीक है। कह रहा है कि इसको 2026 अमेंडमेंट बिल तो लाया गया 2010 एक्ट को अमेंड करने के लिए, लेकिन अपोजिशन पार्टीज के हंगामे के बाद, अप्रूव मीन्स क्या होता है? हंगामे के बाद इस पर जो चर्चा है और इसका जो पैसेज यानी इसको जो पारित होना था वह टाल दिया गया। आगे कह रहा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ पोल बाउंड तमिलनाडु एंड केरला, यानी कि जहां पे चुनाव होने हैं, पोल बाउंड यानी पोल से प्रभावित, पोल जहां चुनाव होने हैं उसमें कौन है? तमिलनाडु और केरला के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, एंड और क्रिश्चियन ग्रुप्स जो है अपोज द बिल, इस बिल का विरोध किया। एज, क्योंकि इट एम्पावर्स, यह पावर देता है, शक्ति देता है द मिनिस्ट्री, मंत्रालय को, टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी को ले लेने का, एंड असेट्स और उनकी संपत्ति को, ऑफ एन एनजीओ, एक एनजीओ का, इफ, यदि इट्स FCRA रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और सस्पेंडेड, यदि इसका FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है फिर सस्पेंड होता है। अब कह रहा है कि जो पोल बाउंड स्टेट हैं तमिलनाडु और केरला, वहां के चीफ मिनिस्टर और जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उन्होंने इस बिल का विरोध किया। अपोज मीन्स क्या होता है? विरोध किया, क्योंकि यह मिनिस्ट्री को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी एनजीओ की जो प्रॉपर्टी है या फिर उसकी जो असेट्स हैं, जो संपत्ति है, जो उसके मतलब एसेट्स हैं, उनको टेक ओवर कर सकता है, उनको छीन सकता है, ले सकता है, यदि इसका FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड होता है फिर सस्पेंड होता है तो। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। ढेर सारे वर्ड्स तो नहीं मिले होंगे, लेकिन जो मिला होगा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।